आज तक की मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 247 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 248 मुलाहिज़ा फरमाएं। राहिला ने जाने का मुसम्मम इरादा कर लिया था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और हमारे पास 3 दिन थे, जिनके बाद हमने डॉक्टर बर्नार्ड को रेड डार्ट के हवाले करना था। इसके बाद मैंने दोबारा राहिला से इस तरह की कोई बात नहीं छेड़ी। अपने साथियों को मैंने बता दिया था कि राहिला क्या चाहती है। जिस दिन हमने डॉक्टर बर्नार्ड को वापस करना था, उसी रात असेबी आंखों वाली लड़की का फोन आ गया। उसने वो जगह बताई जहाँ पे हमने डॉक्टर को वापस करना था। हम सुबह सवेरे ही वहाँ पहुँच गए। वहाँ दूर से ही किसी गाड़ी को आते देखा जा सकता था और सूरत हाल खतरनाक होते देखकर ऐन आखिरी लम्हों में भी राह फरार इख्तियार की जा सकती थी। उनकी गाड़ी के शीशे फौरन थोड़े थोड़े नीचे हो गए और उनसे गन्नों की नालें झांकने लगी। शबीर और सरदार ने भी अपनी गन्नों का रुख बाहर की तरफ कर लिया। मैंने गाड़ी ऐन कल वाली जगह पर ही जाकर रोकी और इंजन स्टार्ट ही रहने दिया। लैंड रोवर का इंजन भी यकीनन स्टार्ट ही था। अचानक उसका दरवाजा खुला और टोनी गाड़ी से उतर आया। वो दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए था। वो अपने कल वाले कपड़ों ही में था और साफ सुथरा और आराम से नजर आ रहा था। डॉक्टर बर्नार्ड को गाड़ी से उतारने के लिए शबीर को गाड़ी से उतरना पड़ा। उसके हाथ में सब मशीन गन थी। लैंड रोवर से फौरन गोया किसी स्पीकर पर्दलेडी की आवाज उभरी, जिसमें हल्की सी तशवीश भी शामिल थी। ये क्या हो रहा है अफसल? उसकी गाड़ी की खिड़कियों से फौरन कुछ और गन्नों की नालें झांकने लगी। इतना घबराने की जरूरत नहीं, मैंने खिड़की से सर निकाल कर चीख कर कहा। इस वक्त तक डॉक्टर बर्नार्ड को भी गाड़ी से उतार दिया गया था। उसे देखकर गोया उन लोगों को कुछ इत्मीनान हुआ। बर्नार्ड हाथ उठाए उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और टोनी हाथ उठाए हमारी गाड़ी तक आ गया। दोनों गाड़ियों में बैठ चुके तो दिलेडी गाड़ी से उतरी। वो आज ऑरेंज कलर की ढीली ढाली स्पोर्ट शर्ट से स्याह ट्राउजर में थी। सर पर आसमानी रंग का खूबसूरत फूलदार स्कार्फ बांधे हुए थी। जदीद फैशन का स्याह चश्मा लगाया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी असेबी आंखें चुप कर रह गई थी। मैंने भी इखलाकन गाड़ी से उतर जाना बेहतर समझा। वो अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी होगी। उसके अंदाज में एक चैलेंज पे नहा था। गोया वो समझ रही हो कि मैं उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं बेखौफी से उसके करीब चला गया और तब मुझे अंदाजा हुआ कि उसकी गाड़ी में प्रोग्राम के मुताबिक सिर्फ 2 नहीं बल्कि कम अज कम 6 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। अब डॉक्टर बर्नार्ड भी पहुंच गया था। गाड़ी बड़ी और काफी गुंजाइश वाली थी, उसके बावजूद खूब भरी हुई दिखाई दे रही थी। ड्राइविंग सीट खाली थी। दलेडी खालपन खुद ही ड्राइव करती हुई यहाँ तक आई थी। वो मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोले, बहुत शुक्रिया कि तुमने पुरअमन अंदाज में मुआहदा मुकम्मल किया। हम यकीनन बहुत अमन पसंद लोग हैं। अगर तुम हमारे मुल्क की जड़ें न काट रही होती और मुस्तकबिल के बारे में तुम्हारे इतने खतरनाक अज़ाइम न होती तो तुम हमें बहुत अच्छा दोस्त पाती। मैंने धीमे लहजे में कहा। उसने कोई जवाब न दिया। पूरी इसरार से अंदाज में मुस्कुराती रही। मेरा हाथ उसके गुदाज हाथ में था, जिसके लम्स को महसूस करते हुए यकीन नहीं आता कि यही हाथ खोपड़ी तोड़ ज़रबात लगा सकता था। हो सकता है हमारी आइंदा मुलाकात मुख्तलिफ हालात में हो। वो नहायत आहिस्तगी से बोली। न जाने क्यों वो आइंदा मुलाकात के इम्कानात को दोहराए जा रही थी। अगर उस वक्त हमारे बारे में तुम्हारे अज़ाइम भी नेक हुए तो मुझे उस मुलाकात से खुशी होगी। मैंने कहा, खुदा हाफिज। वो मेरी बात पर कोई तबसरा किए बगैर बोली और मेरा हाथ छोड़कर एकदम उछल कर गाड़ी में सवार होगी। दरवाज़ा बंद हुआ। दूसरी लम्हे गाड़ी का इंजन घुसीले से अंदाज में घुराया और वो तेजी से घूमकर सड़क की तरफ चलती। मैं हवंकों की तरह वहीं खड़ा रह गया। चलने में बाद मैंने सर झटका। उस वक्त तक मैं गाड़ी की उड़ाई हुई खासी धूल फांक चुका था। मैं अपनी गाड़ी में वापस आ गया। टोनी पैसेंजर सीट पर बैठा था और मुबहम से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। इनका रवैया तुम्हारे साथ कैसा रहा टोनी? मैंने पूछा। बहुत अच्छा। मैं अपने आप को उनका खास मेहमान महसूस कर रहा था। टोनी ने जवाब दिया। तुम्हें कुछ अंदाजा हुआ कि तुम्हें कहाँ ले गए थे? कहाँ ठहराया था? जाते वक्त इन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और आते वक्त भी पट्टी बांध कर लाए हैं। टोनी ने मेरी तवक्को के मुताबिक जवाब दिया। अगर इसे बदसलूकी कहा जा सके तो ये वाहिद बदसलूकी थी जो उन्होंने मेरे साथ की। इसके लिए भी वो बड़ी मुआजरत कर रहे थे। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो बोला, जहाँ उन्होंने मुझे ले जाकर ठहराया था वो कुछ शानदार बंगला मालूम होता था, जहाँ ज्यादातर मैं इन्हीं मुसल्लह लोगों को देखता रहा जो इनके साथ आए थे। ये 6 आदमी थे। वो मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले मगर यहीं के बाशिंदे मालूम होते थे। मेरा अपना अंदाजा है कि वो बंगला भी किसी मकामी शख्सियत की मलकियत था जो खुद वहाँ नहीं रहता था। इसका मतलब यही है कि इन्हें अभी तक हमारे लोगों का ताउन हासिल है। यकीनन, मैंने जवाब दिया। इस मुल्क के खिलाफ आज तक जितनी भी साजिशें हुई हैं उनमें अपनों का ताउन शामिल हाल होता है, वरना बाहर के लोग क्यों कर कामयाब हों। टोनी बोला, मैं चाहता तो थोड़ी बहुत मारधाड़ करके या इनमें से किसी को काबू में करके वहाँ से फरार होने या मालूम करने की कोशिश कर सकता था कि वह बंगला किसका था। इससे आगे मजीद कुछ अता पता चल सकता था, कुछ सुराग मिल सकते थे, लेकिन इससे फिर वही फिजा पैदा हो जाती जिससे आप गुरेज कर रहे थे। तुमने अच्छा किया जो ऐसा नहीं किया। इसकी जरूरत नहीं थी। हमारा मकसद बलाओं से पीछा छुड़ाना ही है। अब अगर बलाएं रुखसत हो रही हैं तो उनकी दुम पकड़कर खींचने की क्या जरूरत है। मैंने गाड़ी सड़क पर लाकर उसकी रफ्तार तेज करते हुए कहा,
बस यही सोचकर मैं भी वहाँ खासे सादतमंद किस्म के लोगों की तरह टिका रहा। टोनी ने कहा, तुमने अच्छा किया। राहिला ने तो यहाँ गलत मौका पर जारहाना रवैये का मुजाहरा शुरू कर दिया था। फिर उसके मिजाज की ये जाहरियत किसी और इस समत में निकल गई। मैंने कहा, क्या मतलब? वो जरा चौंक कर बोला, राहिला ने हम सबको छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। मैंने बताया, जहाँ तक मुझे याद पड़ता था मैंने कभी टोनी को हैरत से उछलते नहीं देखा था, लेकिन उस वक्त टोनी हैरत से उछल पड़ा। मैंने अपनी तवज्जो दोबारा ड्राइविंग पर मरकूज कर ली, लेकिन मुझे एहसास था कि वो बेयकीनी से मेरी तरफ देख रहा था। ये कैसे हो सकता है सर? बिलाकर वो सरसराती सी आवाज़ में बोला, दुनिया में क्या नहीं हो सकता मेरे दोस्त। मैंने खुद इस्तेज़ाहिया से अंदाज में हंसते हुए कहा, इसमें इतना हैरान होने की क्या ज़रूरत है? सर हैरान होने की बात तो है। वो अंग्रेज़ी में बोला, कम अज़ कम ये इतला तो इस काबिल है कि इस पर मैं अपने आप को हैरान होने का मौका दूँ। तुम वाकई हैरान हो क्या? बल्कि हैरत की शिद्दत से अंग्रेज़ी बोलने लगे। मैंने एक बार फिर हंसते हुए कहा। मैं गोया हंसी में बात टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टोनी के होंठों पर खफीफ से मुस्कुराहट तक न उभरी। फिर वो गोया सफाई पेश करते हुए बोला, सर हमने आपकी अदम मौजूदगी में भी आपके हदायत से बढ़कर उन्हें इज्जत और एहतराम देने और खुश रखने की कोशिश की थी, और मेरा ख्याल यही था कि वो हम सबसे बहुत खुश है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक रहम करेगा। थोड़ी देर बाद हम पहुंच चुके थे। हम गाड़ी से उतरे तो मैंने टोनी की तरफ इशारा करते हुए हत्तुल इम्कान शगुफ्ता लेजा मेरा हिलास का, लो भाई, जैसे हम मौत का मुंह में छोड़ आए थे वो हंसी खुशी और बखैर व आफियत वापस आ गया। इसके जिस्म पर खराज तक नहीं है। कम अज़ कम इस सिलसिले में तो तुम्हारा गैज़ गज़ब कम हो जाना चाहिए। बाकी सिलसिले अपनी जगह। मैं किसी भी सिलसिले में गैज़ गज़ब का शिकार नहीं हूँ। तुम फजूल बातें मत करो। रहीला मुबहम से अंदाज मुस्कुराते हुए बोली। टोनी एक टुक उसकी तरफ देखे जा रहा था। वो सर झटक बोला, यकीन नहीं आ रहा अब वही कल वाली राहिला है। तुम कल इन्हें देखते तो तुम्हें ये यकीन ना आता कि ये परसों वाली राहिला ही है। मैंने लुकमा दिया, यहीं खड़े बकवास करते रहोगे? अंदर चलो तुम सब लोग। राहिला के अल्फाज तो पहले जैसे ही थे, लेकिन लहजा पहले जैसा नहीं था। उस लहजे में वो अपनायत नहीं थी जो उसका खासा हुआ करती थी। हम अंदर पहुंचे तो खाला बी ने फर्दन फर्दन सब की बलाएं ली और रास्ते में खड़े खड़े ही एक खासी तवील व अरीज गुफ्तगू छेड़ दी। राहिला को उसके घर और टोनी को अपने घर छोड़ने के बाद मैं ऑफिस में आ गया। ऑफिस पहुंचने के बाद मुझे आफाक का भी फ़ोन आया जो कराची शूटिंग करने जा रहे थे। उसके साथ ही मुझे जरताज की भी कॉल मौसूल हुई जो मुझे किसी अहम मामले के लिए वहां बुला रही थी। मैंने अपने कुछ साथियों को साथ लिया और कराची के लिए रवाना हो गया। एयरपोर्ट से सीधा मैं अपने होटल पहुंचा। मेरे साथ राहिला भी थी। हम एयरपोर्ट से बाहर आए तो जरताज हमें रिसीव करने हुए पहुंची हुई थी। जरताज और राहिला ने एक दूसरे से मुसाफा किया, लेकिन राहिला को देखकर जरताज को बहुत बड़ा धचका पहुंचा था। आखिर उन्होंने एक दूसरे का हाथ जोड़ दिया और जरताज कशीदा सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बहरहाल आपकी सूरत को सही देखकर बड़ी खुशी हुई, मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। राहिला ने बताने से कहा। इस दौरान में हमारे साथी भी करीब आन खड़े हुए थे। कन्वेयर बेल्ट पर हमारा सामान भी आ चुका था और सब अपना अपना सामान उठाए हुए थे। मैंने जरताज से उन सब का तारुफ करवाया तो बोली, तुम पूरी क्रिकेट टीम लेकर आए हो, क्या किसी खास मिशन पर आए हो? हाँ, एक बहुत ही खास मिशन पर। मैंने अपना लहजा पुरस्कार बनाने की कोशिश करते हुए कहा, इस मिशन में तुम भी हमारे साथ शरीक होगी। उसने गहरी और वजाहत तलब सी नजरों से मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने सबको बाहर चलने का इशारा करते हुए कहा, सारी बातें यहीं खड़े होकर करना जरूरी नहीं। अल्लाह ने हमें बहुत सी जगह अता फरमाई है जहाँ बैठकर हम शुरफा की तरफ बातचीत कर सकते हैं। हम बाहर आ गए और पार्किंग लॉट की तरफ चल दिए। सरताज अब बिल्कुल खामोश थी और मुझे उसका अफसोस था। न जाने क्यों मुझे तवक्को नहीं थी कि उस राहिला की सूरत शक्ल देखकर ऐसे धचका लगेगा। शफीशा सबको लेने के लिए हॉस्टल की कोस्टर ले आया था जिसमें ड्राइवर भी मौजूद था। वो खुद जरताज के साथ उसकी पजीरों में आया था। एयरपोर्ट से रवाना होते वक्त सब साथी कोस्टर में जा बैठे। सिर्फ मैं और राहिला जरताज के साथ उसकी पजीरों की तरफ चल दिए। राहिला भी कोस्टर ही में चाहने लगी थी, लेकिन मैंने खुद कदरे इसरार से उसे जरताज की गाड़ी में चलने के लिए कहा। जरताज की गाड़ी में अगली सीट पर एक औरत बैठी थी। वो उम्र रसीदा थी, मगर बज़ाहिर उम्र रसीदा नजर नहीं आती थी। उसने बाल भूरे डाई किए हुए थे, चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी था, आंखें नीली थी। पहली नजर में उस पर गैर मुल्की होने का गुमान गुजरता था, क्योंकि रंगत भी बेहद गोरी थी, मगर ये गोरापन कपड़े की सफेदी जैसा था। हल्की सी सुर्खी की झलक सिर्फ उसके होंठों में नजर आ रही थी, और वो भी शायद लिपस्टिक की मरहून मिन्नत थी। उसके पतले पतले से होंठों में खफीफ सा खिंचाव था। उसकी शख्सियत से एक अजीब सी सर्दमैरी और हल्की सी सफाकी छलकती थी। लेकिन जरताज ने उससे मेरा तारुफ करवाया तो ये सर्दमैरी और खफीफ सी सफाकी गोया यकलख्त गायब हो गई। उसकी आंखों में यकदम शफकत और नरमाहट आ गई। जब वो बोली तो उसके गैर मुल्की होने का तासुर भी ज़ाहिर हो गया। वो बड़ी साफ और शाइस्ता उर्दू में बोली, कैसे हो बेटा? उसके लहजे की शफकत से एक ठंडक सी रगे पैर में उतर गई। उस शफकत में एक खास किस्म की अपनायत भी शामिल थी। उसने बाल जरूर रंगे हुए थे और हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था, जिससे यह भी समझा जा सकता था कि शायद बेशतर लोगों की तरह उसे भी उम्र का कम्प्लेक्स था और उसने अपनी उम्र छुपाने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरह उसने मुझसे तारुफ होते मुझे बेटा कहकर मुखातिब कर लिया था, उससे तो यही जाहिर होता था कि उसे उम्र का कम्प्लेक्स नहीं था। उसके पहनावे और शख्सियत वगैरह से सस्तापन भी आया नहीं था।
मैं ठीक हूँ, मैंने अपनी सोचों को उलझावे से बाहर आते हुए कहा और सवालिया नजरों से सरताज की तरफ देखा। मैंने आंखों ही आंखों में उससे सवाल किया था, तुमने इन खातून का तारुफ तो करवाया नहीं? मेरा खामोश सवाल उस तक पहुंच गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये मिसेस दुरानी है, वही खातून जिनका मैंने तुमसे जिक्र किया था, जिन्हें एक मसला दरपेश है। मैं पहले ही समझ गया था कि ये वही खातून हो सकती थी, फिर भी कुछ शक सा था जो सरताज ने दूर कर दिया। वो मुआज़त ख्वाना से लहजे में बोली, मैंने मिसेस दुरानी से जिक्र कर दिया था कि तुम आज इस फ्लाइट से आ रहे हो। ये जिद करने लगी कि ये भी मेरे साथ चलेंगी। मैं यही समझ रही थी कि तुम अकेले आओगे, इसलिए इन्हें साथ ले आई। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारे साथ दूसरे लोग भी आ रहे हैं तो मैंने न लाती। सरताज ने मिसेस दुरानी के बारे में जो कुछ फोन पर बताया था वो तो मुझे पहले मालूम था। गाड़ी में बात शुरू करते हुए सरताज ने कहा कि मैं ये बताने लगी थी कि रिश्तेदारी निकल आने की वजह से मैंने भी इनके मसले में दिलचस्पी ली और जिस हद तक मदद कर सकती थी वो भी की। मैंने गांव से 1-2 आदमी बुलाकर इनकी हिफाजत के लिए इनके घर पर तैनात कर दिए, लेकिन मैं अभी यहाँ के माहौल, यहाँ के लोगों को सही तौर पर नहीं समझती हूँ, इसलिए फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। चुनाचे मैंने आंटी को तसल्ली दे रखी थी कि हमारे माहिर फटाजात मिस्टर अफजल चौधरी तशरीफ लाएंगे तो इनका मसला इनके दरबार में पेश किया जाएगा। ये बेचारी बहुत खौफजदा है, इसलिए ज़्यादातर तो मेरे साथ रहती है। हालांकि ये आसानी से खौफजदा होने वाली औरत नहीं है। क्या इनकी जान को खतरा है? मैंने पूछा। हाँ, यही समझ दो। मिसेस दुरानी बहुत कम को औरत मालूम होती थी। उनके बारे में गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन उन्होंने खुद अभी तक उसमें मुदाखलत नहीं की थी। असल मसला क्या है? मैंने पूछा। असल मसला ये है कि एक शख्स इनको 1 करोड़ रुपया देना चाहता है, सरताज ने कहा। मैंने कब नुमाइने में उसे घूर कर देखा तो मुस्कुरा रही थी। ये तो वाकई बड़ा संगीन मसला है। मैंने सर हिलाया। आज के दौर में तो कोई किसी को 10 रुपया नहीं देता, बल्कि अपने दिए हुए पैसे किसी से मांग लो तो वो आंखें दिखाता है। ऐसे में कोई शख्स इन्हें 1 करोड़ रुपया देना चाहता है, जबकि ये उम्र की उस मंजिल से भी गुजर चुकी है जब इस किस्म की पेशकश आने की उम्मीद रखी जा सकती है। लिहाजा सबसे पहले तो इस शख्स का दिमागी मुआयना होना चाहिए। अगर उसका दिमाग सही हो लेकिन पेशकश गलत हो तो फिर उसे कोड़े लगने चाहिए। कौन है वो? मुझे बताओ, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। इससे पहले कि सरताज कोई जवाब देती, फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। गाड़ी पूरी तरह लहराई और मैंने सरताज को सीट पर पहलू के बल गिरते देखा। तब मुझे अंदाजा हुआ कि गोलियों का निशाना हमारी ही गाड़ी थी। दाईं तरफ की खिड़की की शीशे की किरचियां गाड़ी में उछलती दिखाई दे रही थी। मेरे लिए ये तजरिया नया नहीं था। मेरे नामालूम हिस्स ने शायद मुझे शनाके से एक लम्हा पहले ही झुकने पर मजबूर कर दिया था। अपने साथ मैंने राहीला को भी झुका दिया था, लेकिन सरताज के बारे में मुझे यकीन नहीं था कि वो बर वक्त झुक सकी थी या नहीं। मिसेस दुरानी की तरफ तो मुझे देखने की मोहलत ही नहीं मिली। गाड़ी बुरी तरह लहराई और दूसरे ही लम्हे रुक गई। मैंने ब्रेकों की चड़चड़ाहट सुनी थी और गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकराई भी नहीं थी। उसका मतलब था कि गाड़ी सरताज ने खुद रोकी थी। ये एक खुशकुन ख्याल था। उसका मतलब था कि गोलियां सरताज को भी नहीं लगी थी, लेकिन ये मेरी खुशफहमी भी हो सकती थी। गाड़ी चलाते हुए इंसान को गोलियां लगें तो ये भी ऐन मुमकिन होता है कि उसकी टांगों की इस्तरारी हरकत से ब्रेक लग जाए। ये उसके जिंदा होने की यकीनी अलामत नहीं थी। मेरे कानों में सिर्फ एक लम्हे के लिए सनसनाहट सी गूंजी, फिर मौत का सा सकूत छा गया। कायनात की गर्दिश जैसे थम गई थी। एक सानिये के लिए मुझे शुबा हुआ कि कहीं मैं तकलीफ के एहसास के बगैर ही मर तो नहीं गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि उसकी वजह शायद सिर्फ ये थी कि मेरे जिस्म का तमाम खून गोया यकदम सिमट कर सर की तरफ आ गया था। उसके सिवा मेरे जिस्म में कोई तगय्युर नहीं आया था। कहीं कोई गोली पवस्त नहीं हुई थी। शीशे की सिर्फ चंद किरचियां अचट कर मुझ पर गिरी थी। फिर मुझे ब्रेकों की चचराहट, कई तरह के हारन बजने की तेज तेज आवाजें सुनाई दी थी। कुछ भगदड़ का एहसास हुआ। तब मुझे यकीन हो गया कि मैं जिंदा सलामत था। मैं नहायत आहिस्तगी से सर उठाया और उसी लम्हे मैंने राहीला को भी सर उठाते देखा। उसके चेहरे पर भी अजियत के आसार नहीं थे। उसका मतलब था उसे भी गोली नहीं लगी थी। वैसे भी मुझे गोली लगने का इम्कान ज्यादा था, क्योंकि जिस तरह मैं बैठा था फायरिंग उस तरफ से हुई थी। ज्यादा गोलियां अगली खिड़की पर ड्राइविंग सीट साइड पर लगी थी। उधर सरताज थी, जिसके बारे में सोचकर मेरी धड़कन रुकी जा रही थी। वह और मिसेस दुरानी दोनों चिरची पड़ी थी। मैं उन दोनों की तरफ मुतवज्जा था कि मैंने अपने बाजू में किसी की उंगलियां कटती महसूस की। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा, वो राहीला थी। वो बदहवास नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे के अजलात को खिंचे हुए और आंखें कुछ फैली हुई सी थी। तुम ठीक हो ना? उसने सरगोशी के से अंदाज में पूछा। हाँ, मेरे हल्क से भी बैठी बैठी आवाज निकली। और तुम? उसने महज असबात में सर हिला दिया। मैंने खिड़की से बाहर नहीं झांका और ना ही ये देखने की कोशिश की कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा था। यह अंदेशा भी मेरे जहन में नहीं आया था कि शायद वो गाड़ी अब भी आसपास कहीं मौजूद हो जिससे फायरिंग की गई थी, और शायद दोबारा फायरिंग हो जाए। मैं फौरन सरताज की तरफ मुतवज्जा हुआ। उससे पहले कि मैं हाथ बढ़ाकर उसे हिलाता जुलाता, मैंने उसे भी सीधे होते देखा और उसकी तकलीफ में मिसेस दुरानी भी उठ बैठी। मेरे सीने से बेख्तियार तमानियत की गहरी सांस खारिज हुई। तुम ठीक हो? मैंने जल्दी से पूछा। वह हमारी ही तरफ घूमने लगी थी। उसने कोई जवाब देने के बजाय घूमकर हमारी तरफ देखा और मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट ही गोया मेरे सवाल का जवाब थी। बिलाशुबा वो बड़े मजबूत असाब की औरत थी। उसके चेहरे पर हल्की सी तमतमाहट थी और बाल जरा उलझ कर रहे थे। उसके सवाल उसी
और बाल जरा उलझ गए थे। उसके सिवा उसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। हाँ मैं ठीक हूँ और ये शायद कुदरत का एक मौजज़ा है, वो पुरस्कून लहजे में बोली। वो गाड़ी हमारी गाड़ी के मुकाबले में बहुत छोटी और नीची थी, इसलिए गोलियां तिरछी होकर छत की तरफ चली गईं। अगर वो गाड़ी हमारी पजीरों जितनी ऊंची होती तो शायद मेरा और मिसेस दुरानी का किस्सा तो पाक हो जाता। मैंने छत की तरफ देखा, उसका अंदाजा सही था। गोलियां आगे की तरफ छत के वस्ती हिस्से में सुराख करती हुई निकली थी। उससे उनके रुख का अंदाजा करना मुश्किल नहीं था। ऐन मुमकिन था कि एक आध गोली सरताज के बालों को भी छूती हुई गुजरी थी। सरताज एक नजर छत की तरफ देखते हुए बोली, मैंने उस गाड़ी की खिड़की से एक गन की नाल बरामद होते देख ली थी, लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि मैं अपने और मिसेस दुरानी के बचाव के चक्कर में पड़ गई। हालांकि मैं चाहती तो साइड मारकर उस गाड़ी को रोक सकती थी, क्योंकि उसकी दूसरी तरफ ग्रीन बेल्ट की छोटी सी दीवार थी। चलो खैर, जो हुआ ठीक ही हुआ। जान बची सो लाखों पाए, मैंने कहा और मिसेस दुरानी की तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि एक आम औरत को इस अचानक उफ्ताद पर बेहद यकीनन परेशान हो जाना चाहिए था, लेकिन मिसेस दुरानी हैरत अंगेज तौर पर पुरस्कून थी। उनकी आंखें कुछ फैली हुई जरूर थी, लेकिन वो ज्यादा बदहवास मालूम नहीं होती थी। मुझे उनकी तरफ से भी इत्मीनान हो गया। मैं उस दौरान में ये देख भी चुका था कि हमारे साथियों की कोस्टर बहुत तेजी से आगे आ गई थी। मैं समझ गया कि वो इस गाड़ी के ताक्कुब में गए हैं जिससे फायरिंग की गई थी। उन्होंने यकीनन उसे देख लिया था, लेकिन सड़क पर खासा ट्रैफिक था और कोस्टर जैसे बड़ी गाड़ी किसी छोटी गाड़ी का ताक्कुब करने के लिए मौजूद नहीं थी। मुझे उनकी कामयाबी की कोई खास उम्मीद नहीं थी। एक मसला ये भी था कि मैं और मेरे जो साथी जहाज से आए थे उनके पास असलहा नहीं था। हम जहाज में अपने साथ अच्छी हथियार नहीं लाए थे। चाहते तो ला भी सकते थे, इसके लिए असर और सूख भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमने कभी उसकी जरूरत महसूस नहीं की थी। मेरा अंदाजा था कि इस वक्त कोस्टर में जो लोग मौजूद थे उनमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ शफीजा के पास कोई गन मौजूद हो सकती थी। अचानक सायरन की आवाज सुनाई दी जो तेजी से करीब आती गई थी और फिर पुलिस की एक मोबाइल हमारे करीब आ रुकी। उसकी छत पर एक मशीन गन फिट थी और शगाफ से सर निकाले एक पुलिस वाला कुछ मुस्तद्दी और कुछ बदहवासी से इधर उधर सर घुमा रहा था। उसका सर भी गन के साथ साथ इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसकी मुतलाशी नजरों को कोई टारगेट नहीं मिल रहा था। मोबाइल के कैब वाले हिस्से में ड्राइविंग के पास गालबन इंस्पेक्टर के ओहदे का कोई पुलिस अफीसर मौजूद था। वो एक मुस्तद पुलिस अफीसर मालूम होता था और उसकी आंखें बताती थी कि उसके दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा मौजूद है। मोबाइल के पिछले हिस्से में आहिनी जालियों के दरमियान छोटे छोटे गोल सुराख मौजूद थे, उनसे भी गन्नों की नालें झांक रही थी। इंस्पेक्टर ने गाड़ी में बैठे झांकने किसी अंदाज में हमारी गाड़ी का तेजी से जायजा लिया, फिर चीखकर पूछा, आपकी गाड़ी पर किसने फायरिंग की है? उसने जरताज को मुखातिब किया था, शायद इसलिए कि ड्राइविंग सीट पर वही थी। उस साइड की दोनों खिड़कियों की शीशे चकनाचूर हो चुके थे। जरताज ठंडी सांस लेकर बोली, काश हमें मालूम होता फायरिंग करने वाले किधर गए हैं। इंस्पेक्टर ने तेजी से तफ्तीशी अंदाज में दूसरा सवाल किया, काश हमें मालूम होता। जरताज ने एक बार फिर वही जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने खूनख्वार नजरों से उसे घूरा और तीसरा सवाल दागा, वो मोटरसाइकिल पर थे या गाड़ी में? मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि जरताज एक बार फिर वही जवाब न दे दे, काश हमें मालूम होता। उसका रद्द अमल इंस्पेक्टर की नजर में शायद उससे भी बुरा था, यानी वो एक लम्हे के लिए खामोश रही। इंस्पेक्टर को आग बगोला होते हुए चिल्लाया, इसीलिए तुम मुजरिम पकड़े नहीं जाते कि जिससे भी कुछ पूछो वो कहता है मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। जरताज बड़ी नरमी और मुलायमत से बोली, मुझे तो ये मालूम है कि वो गाड़ी में थे, छोटी सी सफेद गाड़ी थी, गालबन सुजुकी, नंबर मैं नहीं देख सकी। वो किस तरफ गई है? इंस्पेक्टर ने तेजी से पूछा। कि मैं नहीं देख सकी क्योंकि हमें जान बचाने की पड़ गई थी, लेकिन जाहिर है जिधर ट्रैफिक का रुख है उधर ही गई होगी। कम अज कम अगले सिग्नल तक तो वो इधर उधर कहीं नहीं मुड़ सकती थी। जरताज ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, हम तो फिलहाल इसी बात पर हैरान हो रहे हैं कि हम जिंदा कैसे बच गए। ये वाकया किसी मौजूद से कम नहीं। ठीक है, आप लोग पुलिस की मजीद नफरी आने से पहले यहाँ से बिल्कुल ना हिले। इंस्पेक्टर का लहजा तो अमकाना हो गया। उसका एक हाथ गन पर ही जमा रहा, लेकिन दूसरे हाथ से उसने वायरलेस का माइक संभाल लिया और मोबाइल सायरन बजाती तेजी से आगे रवाना होगी। मैं देखकर ट्रैफिक पहले से कम हो चुका था और गाड़ियां हमारी गाड़ी से कतरा कर गुजर रही थी। शायद पीछे से आने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को इतला मिल गई थी कि आगे कहीं फायरिंग हुई है और वो गालबन पिछले चौराहे से ही इधर उधर मुड़ने लगे थे। मैंने जरताज से कहा, पुलिस की मजीद नफरी आने से पहले हम यहाँ से चले चलें तो बेहतर है। तुमने शायद इंस्पेक्टर की बात सही तरह नहीं सुनी। उसने कहा था कि मजीद नफरी आने तक हम यहाँ से ना हिले। जरताज बोली, लेकिन पुलिस की अहकामात की खिलाफवर्जी को तो शायद हमारे यहाँ सब लोगों ने अपना इखलाकी फर्ज समझ लिया है। बेशक, मैंने उसकी तायद में सर हिलाया, लेकिन तुम्हें इस सिलसिले में जो भी डांट डपट करनी है दफ्तर पहुँच कर लेना। इसके अलावा पुलिस के अमकाना सवालों के जवाब भी हम वहीं बैठ कर दे लेंगे। मैंने वहीं बुलवा लूँगा, और अगर वो खफा हुए कि हम चाहे वकूआ से फरार क्यों हुए थे। जरताज ने मुस्कुराते हुए पूछा, उसका जवाब भी मैं खुद ही दे लूँगा। मैंने कहा, और वो जो हमारी कोस्टर इस गाड़ी के ताक़ुब में गई है, क्या हम उसकी मदद के लिए भी जाने की कोशिश न करें? अकब में मेरे बराबर बैठी राहिला ने पूछा। अब तखीर हो चुकी है, मैंने जवाब दिया। हमें मालूम नहीं वो लोग किस तरफ गए हैं।
मेरा ख्याल है पुलिस वाले भी टामुक मार कर वापस आ जाएंगे। इस किस्म के वाकयात के बाद अमूमन यही होता है। फिलहाल तो मैं इसी बात पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इतनी जल्दी पुलिस मौका पर पहुंच गई। हमारी पहली खुशकिस्मती तो ये थी कि पुलिस इतनी जल्दी पहुंच गई। ऐसे वाकयात खुशकिस्मत लोगों के साथ ही पेश आते हैं। फिर मैंने जरताज से कहा, चलो होटल की तरफ अपना सफ़र जारी रखो।